So transparency, starting with the quotation, secrecy is the linchpin of abuse of power. Linchpin क्या होता है? Linchpin means central idea, right? Essence, summary. So जब abuse of power होता है तो वो secrecy होती है, तभी होता है. Essence, linchpin, जो central idea है abuse of power का, वो secrecy है. जब भी गवर्नमेंट सीक्रेटिव तरीके से काम करती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रहा होता है. और इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी इज द ओनली रियल एंटीडोट. व्हाट इज एंटीडोट? एंटीडोट बेसिकली एक मेडिसिन होता है जो पॉइजन के इफेक्ट्स को काउंटर करता है. तो दिस इज द काउंटर. तो है क्या कि सीक्रेसी एक समस्या है which results in abuse of power. Transparency is the solution. बट अब पॉइंट ये है कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी. ये बातें तो हो गई. तो ट्रांसपेरेंसी का डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व्स मेकिंग द फंक्शनिंग एंड द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट ओपन. अंडरलाइन कर लें इसको, ओपन एंड एक्सेसिबल टू सिटीजंस. कि जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वो सिटीजंस को बताए जाएंगे, सारी की सारी चीजें. सो it allows public to access information about government के decision making, facts, figures and procedures. Procedures मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर देना है तो फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. पहले ही रेगुलेशंस आ गए कि भाई उस ब्रिज के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना है तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अप्लाई कीजिए. अगर पता ही ना हो कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो फिर अगेन ट्रांसपेरेंसी नहीं है. सरकार, हमारे मिनिस्टर्स बाहर घूम रहे हैं, राइट, विदेशों में जा रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं हमें पता होना चाहिए. एक स्कीम लॉन्च हुई, उस स्कीम का ओरिजिनल टारगेट था इतने पैसों में काम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल पेज 15 देख लें, वहां कुछ कोटेशंस दिख रहे हैं. हाँ, तो ये कोटेशंस रखे हैं टुवर्ड्स द एंड फॉर यू. इन सबको याद रखें जो आपको अच्छा लगे, और आंसर में जब भी सवाल आए ऐसे इसको वॉमिट कर दें, सीधा लिख दें. इवैल्यूएटर भी सोचे भाई क्या शानदार एस्पिरेंट है भाई, कोटेशन से शुरुआत कर दी. हर टॉपिक के बाद आई हैव गिवन सम कोटेशंस व्हिच आर मोर रेलेवेंट फॉर द टॉपिक, बिकॉज अल्टीमेटली यहां पर ये जो भी कुछ पढ़ेंगे हम, ये सब मेंस के टॉपिक्स हैं. प्रीलिम्स में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट मत करें. मे बी सीएजी से 2 बार सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में, वो आ सकता है. बियॉन्ड दैट दीज टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस, वो सब हार्डकोर मेंस के टॉपिक्स हैं, सब मेन सवाल आते हैं. ठीक है, तो प्रिपेयर वैसे ही करना है. तो इस बार हम क्लास टेस्ट आंसर राइटिंग का ही करेंगे. आई एम श्योर आपको बुरा लगेगा, बट एमसीक्यू का 1-2 टेस्ट कर लेंगे आपकी खुशी के लिए, बट प्रेफर करेंगे कि हम आंसर राइटिंग करें हर क्लास के बाद. ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी आवर अंडरस्टैंडिंग. सो ट्रांसपेरेंसी, starting with the quotation, secrecy is the linchpin of abuse of power. Linchpin क्या होता है? Linchpin means central idea, right? Essence, summary. So जब abuse of power होता है तो वो secrecy होती है, तभी होता है. Essence, linchpin, जो central idea है clearly कि भाई हम कैसे क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर. कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई वेबसाइट है जहां पर गवर्नमेंट खुद ही मेंशन करे कि हम क्या काम कर रहे हैं? गजेट, पीआईबी, जो हर एक एस्पिरेंट फर्स्ट फ्यू डेज पढ़ता है, पीआईबी वेबसाइट डेली खोल लेता है, आफ्टर 3 डेज वो कहता है बेकारी है. पीआई यूट्यूब पे भी, आजकल तो सोशल मीडिया पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है, पर ये ऑफिशियल है. पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे गवर्नमेंट डेली अपडेट हो रहा है ये कि कब कहां कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कौन सा स्कीम लॉन्च किया. सो ये तो खुद से बता रही है गवर्नमेंट, प्रोएक्टिव. इसी को हम कहते हैं सुओ मोटो. व्हाट इज सुओ मोटो? सुओ मोटो मीन्स ऑन देयर ओन, खुद से, सेल्फ. सुओ मोटो, प्रोएक्टिव.
लैटिन फ्रेज है सुओ मोटो। तो सुओ मोटो इट्स लैटिन फ्रेज विच मीन्स ऑन इट्स ओन मोशन। तो सुओ मोटो, तो सुओ मोटो डिस्क्लोजर खुद से बता रहे हैं, गजेट में बताते हैं, पीआईबी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, बट सारी बातें नहीं बताते। जो उनको अच्छे लाइट में दिखा रही है वो बताते हैं। अगर हमें यह जानना है कितने पैसे खर्च किए, कहां कहां खर्च किया, ये वो नहीं बता रहे। तो कुछ ऐसी बातें हैं शायद जो वो नहीं बताते, वो भी हम जानना चाहते हैं, राइट? उसका क्या करें? तो वो है रिएक्टिव डिस्क्लोजर। वो रिएक्ट करना पड़ता है उनको। क्यों? किसी ने सवाल पूछ दिया, तो इसको हम कहते हैं ऑन डिमांड। ये खुद से तो नहीं बताया, लेकिन किसी ने पूछा कि बताइए प्लीज जरा सा, उस स्कीम में आपने ये कहा है कि इतने पैसे खर्च हो गए, डिटेल दीजिए। क्योंकि रैलीज में जब हमारे मिनिस्टर्स और हमारे पॉलिटिशियन स्पीचेस देते हैं तो बहुत सारी बातें बोल देते हैं, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए डेटा होना चाहिए। हर बार डेटा अवेलेबल नहीं होता है। जैसे एक बार एक बड़े ही फेमस लीडर थे, अभी वो जेल से बाहर आए काफी टाइम के बाद, तो उन्होंने कह दिया भाई कि ऐसा है कि हमने तो वादा किया है कि 20 नई यूनिवर्सिटीज खोलेंगे अगले 5 सालों में। 2015 में स्टेटमेंट दिया, अगर हम पावर में आते हैं तो 20 यूनिवर्सिटीज ओपन करेंगे। अब 2020 में इलेक्शंस आ गए 5 साल बाद, तो 2019 में किसी ने रिक्वेस्ट ये बताइए कि पिछले 4 साल 4.5 साल हो चुके हैं, कितनी नई यूनिवर्सिटीज खोली आपने? तो रिस्पॉन्स था 0, एक भी नहीं खोला था। तो वादा कर दिया पर खोला नहीं। फिर कहा कि हम तो जो बसेस चलती हैं उसको डबल कर देंगे अगले 5 सालों में। और 5 साल के बाद किसी ने रिक्वेस्ट किया कि बताइए कितनी बसेस चल रही हैं दिल्ली में, तो पता चला कि वो तो 700 बसेस कम हो गई हैं। तो ये तो खुद थोड़ी बताएंगे कि हाँ भाई हमने तो कुछ नहीं किया काम। ये तो आपको पूछना पड़ेगा कि डिटेल दीजिए। फिर आप डिटेल देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उनके प्रोमिसेस से मैच करेंगे, और मैच ना हो तो आर्टिकल लिखें। और अगर सेफ नहीं है तो पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी कि आपने तो भाई क्या कर दिया, पाकिस्तानी है आप, तो वेस्टेड इंटरेस्ट है आपके, ये चीज है। तो ये है रिएक्टिव डिस्क्लोजर। तो ऑन डिमांड डिस्क्लोजर के लिए एक तरीका है अपने पास जिसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। एक प्रोसेस है, अभी डिस्कस करेंगे उस प्रोसेस को। लेकिन ये जो लॉ बनाया 2005 में, इसको या इसके आने से, ये तो लॉ बहुत बाद में बना, इन 2005 वी गॉट दिस लॉ। तो उससे पहले कोई स्कोप नहीं था अपने पास टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब आप पूछ सकते थे, पर बताना ना बताना वॉज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। अगर अच्छे मूड में है तो बता दिया कि हाँ भाई, खराब मूड में जेल डाल दिया, कैसे पूछ लिया सवाल। वो घर वाली सिचुएशन है, पिताजी अगर अच्छे मूड में है तो कुछ नहीं बोल रहे, खराब मूड में है तो टीवी देखते पकड़े गए तो फिर तो सैलाब आएगा, बस वही बात है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन कहीं नहीं है राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये लोगों का अधिकार है, ये मेंशन्ड है। इंडिया में ऐसे लिखा नहीं है कहीं। बट अगर आप समझना चाहें तो प्रियम्बल में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। और एग्जाम्पल, यू हैव द आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, लिबर्टी, इक्वालिटी। अब ये सारी चीजें तो अचीव तभी हो पाएंगी जब ट्रांसपेरेंसी है। गवर्नमेंट कहां कितने पैसे खर्च कर रही है, कौन सी स्कीम में, ये पता तभी तो चलेगा। देखो अभी ट्रांसपेरेंसी थी तो वी केम टू नो कि यूपीएससी में किसी ने फ्रॉड कर दिया, वी गॉट टू नो ऑफ दिस। तो हमें पता चला कि देखो कैसे इक्वालिटी को हम नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे थे। जस्टिस नहीं हो पाया। अगर कोई अनडिजर्विंग कैंडिडेट गलत सर्टिफिकेट लेकर के एग्जाम क्लियर कर लेता है, दिस मीन्स व्हाट, कोई डिजर्विंग कैंडिडेट का वो चांस तो खत्म हो गया ना, दिस मीन्स जस्टिस नहीं हुआ। तो ये सब चीजें हम अपहोल्ड तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि चीजें गलत हो रही हैं। आज से 30-40 साल पहले वी हैड नो क्लू कि चीजें गलत हो रही हैं। तो शायद ये सारे जो हाई साउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं ना, वो कागज पे दिख रहे थे, बट अब ये सारी चीजें अचीव हो पा रही हैं। और फिर देयर आर प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स। देखो
1950 से पहले, जब प्री इंडिपेंडेंस एरा में, तो कोई स्कोप ही नहीं था ओपन गवर्नमेंट का, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इनफैक्ट उनके पास तो एक लॉ हुआ करता था विच वॉज कॉल्ड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ओएसए। ये हम देख लेंगे बाद में, एक पेज में एक लिखा है इसके बारे में, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। इस लॉ के तहत इफ यू लीक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के वर्किंग के बारे में, तो आपको जेल हो जाएगी, मिनिमम 3, मैक्सिमम 14 ईयर्स। तो ऑफ कोर्स ये तो ब्रिटिश मेड लॉ था, वो तो चाहते ही थे कि हम गवर्नेंस जो भी है, पुअर गवर्नेंस है या इनइफेक्टिव गवर्नमेंट है, उसको एक्सपोज ना करें। बट सरप्राइजिंगली 1950 के बाद भी ये लॉ कंटिन्यू करता रहा। ये लॉ आज भी है वैसे। तो 1950 के बाद चीजें चेंज नहीं हुई। गवर्नमेंट्स कंप्लीटली ओपेक थी, नॉन ट्रांसपेरेंट। बिहाइंड दोज क्लोज्ड वॉल्स नॉर्थ साउथ ब्लॉक में क्या हो रहा है, ये मिस्ट्री थी सभी के लिए। व्हाट इज हैपनिंग देयर, कैसे काम होता है, ये कौन है, आईएएस ऑफिसर कहां से आते हैं भाई, किसी को पता नहीं। अब नाउ यू नो एवरीथिंग। पता है कि उनकी तनख्वाह 70,000 रुपए होती है, वो नहीं पहन सकते महंगी घड़ियां, पहले पहनते थे, आपको पता ही नहीं था। अब पता है कि नहीं भाई, अगर ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये कहां से आ गई मर्सिडीज इनके पास, ऑडी लेके घूम रहे हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, ऐसा कैसे हो गया। नाउ यू नो, अगर सैलरी का पता है तो वी नो कि ये अफोर्डेबिलिटी के बियॉन्ड है, तो ये ट्रांसपेरेंसी। सो 1970s में पहली बार ये चीज, एक पर्टिकुलर जजमेंट आया। जजमेंट आपने सुना होगा, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? 19(1)(a), एनी आइडिया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, ये राइट जो है, ये सभी को है या सिर्फ सिटीजन्स को है? There are certain rights which are meant only for citizens. याद है कौन से राइट्स हैं? 15, 16, 19, 29 एंड 30। सो ये राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। और जस्ट टू क्लैरिफाई, राइट ना ओनली, राइट टू इंफॉर्मेशन सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास ही है, ठीक है। फॉरेनर्स कैनॉट यूज दिस लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन, टू सीक इंफॉर्मेशन, नहीं यूज कर सकते सैडली, ठीक है। तो इस राज नारायण केस, ये केस इमरजेंसी वाला केस है, इंदिरा गांधी इमरजेंसी केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू नो ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये तो सबका अधिकार होना चाहिए। अगर आप जानेंगे नहीं गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, तो अपने आप को आप फ्रीली एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे, ठीक। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कही है। अदर एग्जांपल्स आर, एक बड़ा फेमस केस है पीयूसीएल केस 2003। पीयूसीएल, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, एक एनजीओ है। इतना काफी है पीयूसीएल केस। या फिर फर्स्ट जजेस केस 1983, एसपी गुप्ता, याद है? कोलेजियम, एक वर्ड है कोलेजियम, जजेस, 3 जजेस केस प्लस 1 4th जजेस केस बाद में आया। उसके फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये भाई पीपल हैव टू बी टोल्ड अबाउट इंफॉर्मेशन of government's activities. People need to be updated of what is happening in the behind those closed walls of government. और फिर 1988 एक ऐसा जजमेंट आया which said that right to information is a part of right to life. इतना इंपॉर्टेंट बना दिया उसको कि इंफॉर्मेशन समटाइम्स कैन बी लाइफ ऑल्सो। आर्टिकल 21 पता है क्या है? राइट टू लाइफ। सो ये है रिलायंस Petrochemicals versus Indian Express, the proprietors of Indian Express case 1988। और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ
आर्टिकल 21। तो इंफॉर्मेशन को तो लाइफ से इक्वेट कर दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन। समटाइम इट मे ऑल्सो इम्पैक्ट समबडीज लाइफ। एफआईआर की कॉपी चाहिए कभी किसी को, कोविड के दौरान आपको अगर पता करना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने हैं, दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंफॉर्मेशन, समबडीज लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट। सो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लोकस। लोकस मीन्स द लोकेशन, द पॉइंट, कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन पॉइंट्स पर हम राइट टू इंफॉर्मेशन इस आइडिया को देख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, कि यहां पर लोकेटेड है वो, कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19, राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो विजिबल इन द प्रियम्बल। ऐसी बात है। आर वी क्लियर सो फार? तो लोकस मीन्स द लोकेशन, द पॉइंट, द सोर्स, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका सोर्स। अब ये तो जजमेंट्स रहे ही हैं, इसके अलावा पैरेलल एक पुश चलता रहा लोगों के बीच में। शुड यू प्रोसीड नाउ? लिख लिया? तो 1970s में राज नारायण केस, ठीक है, वो केस आया सामने। गवर्नमेंट वॉज ट्रबल्ड कि भाई ये तो कैसे कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि लोगों को जानने का अधिकार है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे जानेंगे आप? वी आर सुप्रीम बीइंग्स, हम पॉलिटिशियंस हैं। बट in 1970s an IAS officer, she resigned from her job. अरुणा रॉय, नाम सुना है? एक कम्युनिस्ट लीडर हैं अरुणा रॉय, 1967 बैच की शायद ये IAS ऑफिसर हैं, एंड शी रिजाइंड। उस जमाने में रिजाइन कर देना फ्रॉम द IAS आजकल तो लोग कर ही रहे हैं, बिकॉज देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आज इंडिया में LPG रिफॉर्म्स के बाद देयर इज स्कोप फॉर बिजनेस ना, तो आज इट मेक सेंस इफ यू वांट टू मेक मनी एंड लिव अ लैविश लाइफ, वो गवर्नमेंट जॉब में पॉसिबल नहीं है, ये सच्चाई है। लैविश लाइफ तो बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, बट 1970s में कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। दिस वाज बाय फार द बेस्ट जॉब इन द कंट्री। उस वक्त रिजाइन कर दिया। शी वाज अ तमिलियन, बट आई थिंक रॉय कम्स फ्रॉम हर हस्बैंड हु वाज अ बंगाली। तो अरुणा रॉय रिजाइन कर दिया एंड शी स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इन एक्टिविज्म, कि लोगों की राइट्स को लेकर के काफी एक्टिव रही। और इन 1980s she was one of the founder members of MKSS, मजदूर किसान संगठन समिति। इन 1987 में बॉडी बनाई इन्होंने राजस्थान में, और दे हैड वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट्स। इनका एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अभी तो पुरानी बातें हैं, जन सुनवाई। क्या होता है जन सुनवाई? तो ये लोग क्या करते थे कि जो पंचायत हैं उनके जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे कि पंचायत को इस साल 12 लाख रुपए मिले, तो पंचायत ने वो पैसे कहां कहां खर्च किए, वो सारे रिकॉर्ड्स वो पंचायत से ला करके ग्राम सभा की मीटिंग, जहां सारे विलेजर्स बैठे हुए हैं, उस मीटिंग में वो रिकॉर्ड्स पढ़ के सुनाया करते थे सभी को कि सरकार ये काम कर रही है, इतने पैसे खर्च हुए हैं। पीपल आर मेड अवेयर, एकदम डायरेक्ट अवेयरनेस, इंडिविजुअल नहीं, सभी को। ये तो 1987 में हो रहा था। ये सब प्रीकर्सर्स हैं। तो जब ये सब होने लगा तो बाकी स्टेट्स में भी पीपल सेड कि भाई वहां तो लोगों को बताया जाता है कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कहां खर्च हो रहे हैं, हमें बताइए। तो ये पुश स्टार्ट हो गया, और वर्ल्ड ओवर भी मूवमेंट चल ही रहा था कि ओपन गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी ऑन द राइज, ये सारी बातें। तो 1990s में एक कमिटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे HD शोरी। ये फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। HD शोरी इज द फादर ऑफ अरुण शोरी। अरुण शोरी जो पहले बीजेपी के मिनिस्टर थे, बाद में बिकेम अगेंस्ट बीजेपी ओनली। HD शोरी, द सेम फेलो HD शोरी ने एक NGO बनाया PUCL,
ठीक, ये एनजीओ। एनीवे, तो एचडी शौरी कमिटी बनी, जिस कमिटी को ये बोला गया कि भाई पूरी दुनिया में ये लॉ बन रहा है कि एक तरीका होना चाहिए जिससे कि लोग सवाल पूछें और हम रिस्पॉन्ड करें, तो एक बिल ड्राफ्ट कीजिए आप लोग। इन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया, बिल भेज दिया गया पार्लियामेंट को, बिल पास भी हो गया और एक एक्ट बन गया कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। अब एक प्रॉब्लम थी, इस एक्ट को कभी नोटिफाई ही नहीं किया गया गजेट में। अगर एक्ट गजेट में नोटिफाई नहीं होता है तो कैन वी कॉल इट अ लॉ? नो वी कांट, बिकॉज प्रोसेस क्या है, बिल जब पास हो जाता है तो क्या बन जाता है, एक्ट। एक्ट जब गजेट में पब्लिश होता है तो क्या बनता है, लॉ। इसको पब्लिश ही नहीं किया गया, नेवर नोटिफाइड। ये नोटिफाइड का मतलब है पब्लिश करना। अब क्यों नहीं किया गया? तो इसके लिए यू टेल मी कि अगर आपको आज एक मौका मिले टू मेक अ लॉ ऑन इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि भाई गवर्नमेंट से हमें क्वेश्चंस पूछना है और गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड, तो उस लॉ में अच्छी क्या बातें होनी चाहिए? हाउ वुड यू इंश्योर कि वो लॉ बहुत ही बढ़िया है, इट्स अ वेरी साउंड लॉ? टेल मी, व्हाट वुड यू पुट इन दैट लॉ कि लॉ अच्छा हो? मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड। ओके, मैंडेटरी विद इन सम टाइम फ्रेम या टाइम फ्रेम? पहले तो हम ये बोलेंगे भाई अगर हमने आज सवाल पूछा है 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम जवाब चाहिए। ठीक, इस लॉ में वो टाइम फ्रेम था ही नहीं, पूछा है जवाब दे देंगे, कब? 25 साल बाद। क्या पॉइंट है? और क्या होना चाहिए लॉ में? अच्छा, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो क्या सवाल पूछने की फीस होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्या ऐसा है कि भाई सवाल पूछो, जो पूछना है पूछो, 1 करोड़ फीस है पर क्वेश्चन, क्या ये रीजनेबल है? ऑफ कोर्स नॉट। तो वी अंडरस्टैंड कि इफ वी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, कहीं किसी इंप्लॉय को अपना काम छोड़कर आपके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, इट वेस्ट हिज टाइम, तो कुछ पैसे चार्ज कर लो, पर डोंट चार्ज 20 लाख रुपीस, चार्ज अ रीजनेबल फीस। तो रीजनेबल फीस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपनी कंट्री में फीस कितनी है? 10 रुपीस। सम स्टेट्स है 50 रुपीस। तो वहां एक्चुअली लॉ में फीस लिखा नहीं है, लिखा है रीजनेबल फीस। वो थोड़ा वर्ड थोड़ा डाइसी सा है, बट 10 रुपए ठीक है। एंड फॉर सम कम्युनिटीज जो कि बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए फ्री है। दे कैन फ्रीली आस्क एज मेनी क्वेश्चंस। आपको पूछना 10 रुपए देने पड़ेंगे, विच इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अगर मान ले कि आपने क्वेश्चन पूछा किसी ऑफिसर से, ऑफिसर ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया या रिस्पॉन्ड किया गलत जवाब देकर के, तो क्या कोई पनिशमेंट होना चाहिए या कुछ नहीं, कोई बात नहीं होना चाहिए? इस लॉ में कोई पनिशमेंट ही नहीं था। आपने सवाल पूछा कि बताइए भाई लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने पैसे खर्च करे टू गो ऑन फॉरेन ट्रिप्स? उन्होंने कहा 50 रुपए खर्च किए बस। अभी तो गलत जवाब है ना, आप कहां कंप्लेन करेंगे? इस लॉ में कोई कंप्लेन का मैकेनिज्म ही नहीं था, ले लो जवाब, खुश हो जाओ। तो ये सारी कमियां थी इस लॉ में। दैट इज वाई जब ये लॉ पास हुआ तभी हमारे पॉलिटिशियंस सेटिस्फाइड नहीं थे, दे फेल्ट नहीं ये लॉ अच्छा नहीं, वी शुड मेक अ बेटर लॉ। और उसी वक्त दे स्टार्टेड देयर वर्क ऑन अनदर लॉ which became known as what we know currently as the right to information। ठीक, तब आया ये लॉ। और इंटरेस्टिंगली इस लॉ को बनाने के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पॉलिटिशियंस का है। ब्यूरोक्रेट्स वेर अगेंस्ट दिस लॉ, वो तो नफरत करते थे इस लॉ से, आज भी करते हैं। एवरी टाइम यू सी अ कंसर्न, द कंसर्न इज रेज्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स, बिकॉज देखो मिनिस्टर की लाइफ वैसी पब्लिक में है, ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जो कि दे वर्क बिहाइंड द कर्टन्स। अब उनका जो फंक्शनिंग था वो ओपन हो गया, नाउ देयर डिसीजंस कुड बी एक्सेस्ड बाय पीपल, तो उनको एक कभी पसंद नहीं था। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू निप दिस लॉ इन द बड, कहा कि भाई इसको खत्म करो, क्या लॉ बना दिया है फर्जी। बट थैंक्स टू अ पॉलिटिशियंस, जो कि बहुत कम ही होता है,
when we thank our politicians. It was one such occasion जहां politicians gave to us the right to information. और सेकेंड ARC कहता है कि it is this right to information is the master key to good governance. मास्टर की क्या होती है? वो चाबी जो सभी ताले खोल दे, दैट्स कॉल्ड मास्टर की. सो राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या हुआ? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एनहांस डेमोक्रेसी, रिड्यूस करप्शन, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, सब हो गया एक साथ मास्टर की. अच्छा, ऑफ कोर्स इंडिया में तो ये लॉ आया 2005 में, बट वर्ल्ड ओवर बहुत सारी कंट्रीज में लॉज ऐसे हैं, एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल कंट्री लाइक से USA, वहां पर ये लॉ है 1966 से. कंट्री लाइक नॉर्वे, वहां पर ये है 1970 से. ऑस्ट्रेलिया 1982. कनाडा में लॉ 1982 में आया, पर वो नोटिफाई हुआ 83 में, तो 83 लिख देते हैं, राइट. कंट्रीज लाइक फिनलैंड 1951. इतना ही नहीं, वी हैव अफगानिस्तान में भी है लॉ, 2014 में आया है. व्हाट एल्स? UK has this law since 2002. और इंडिया ऑफ कोर्स कब से है? 2005, which is known as the RTI Act, Right to Information Act. But of course, the first country to have a law on right to information was Sweden. Yes, 1766, जब हम बक्सर और पलासी लड़ाई कर रहे थे, ये लॉ बना रहे थे. And the second country to have it was, I mean, almost 200 years later, Finland. So of course, some examples of how such laws exist across the globe. India is not the only great country. और पाकिस्तान में भी है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है लॉज. चाइना में लॉ नहीं है, चाइना में रूल है, थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है. वो लॉ तो स्ट्रिक्ट है, रूल्स तो गवर्नमेंट चेंज कर देती है. सम कंट्रीज हैव रूल्स, मोस्ट कंट्रीज हैव लॉज. आर यू क्लियर ऑन दिस इंफॉर्मेशन? आगे बढ़े तो अब देखेंगे हम कि प्रोसेस क्या है ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन. लॉ क्या कहता है? डन? ओके. तो सबसे पहले तो हु कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन? प्लीज सर्कल दिस. सिटीजंस ओनली. प्लीज याद रखें, सिर्फ सिटीजंस ही अप्लाई कर सकते हैं. ओनली सिटीजंस कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक. और किससे सवाल पूछ सकते हैं? भैया आप कह रहे हैं कि भैया आप सवाल पूछ सकते हैं, वी विल गिव यू इंफॉर्मेशन, तो अपने नेबर का फोन नंबर नहीं जान सकते, है ना. वी कैन ओनली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी. इस लॉ में एक सेक्शन 2 सबसेक्शन H है जो कहता है हु इज अ पब्लिक अथॉरिटी. तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज से पूछ सकते हैं, या बॉडीज ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. कोई भी सरकारी सेमी गवर्नमेंट बॉडी से सवाल कर सकते हैं. इसका एग्जांपल हो गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये है एग्जांपल. और ऐसे एनजीओस जो स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं या स्टेट फंडेड होते हैं, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं कि कहां से पैसे आ रहे हैं आपको, ठीक. कोई भी सवाल. आर वी क्लियर? अब प्लीज अभी आगे देखें कि कुछ भी नहीं पूछ सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं, बट बहुत कुछ पूछ सकते हैं. क्लियर? अब क्या है प्रोसेस? तो लेट्स स्टार्ट बाय शोइंग यू कि तरीका क्या है.
RTI ऑनलाइन इज द वेबसाइट, आपके नोट कर लें, rtionline.gov.in। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर इंफॉर्मेशन जाननी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज से, तो ये वेबसाइट है rtionline.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट खुलेगी। पहले यहां मोदी जी की फोटो हुआ करती थी, अब तो नहीं है। सबमिट रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए तहजीब से, तो ये गाइडलाइन जो हम पढ़ते नहीं हो यस कर देते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये है आपका रिक्वेस्ट का फॉर्म। सबसे पहले यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनी मिनिस्ट्री बॉडी, तो उसको डिसाइड कर लें। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट सब मेंशन्ड है। देखो यूपीएससी ढूंढते हैं, वेयर इज यू। अच्छा हट गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ढूंढते हैं। वो भी नहीं, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ढूंढते हैं, कुछ तो मिलेगा। हाँ ठीक है, डीओपीटी। अब ये सारी बॉडीज हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर यूपीएससी, ठीक है, डीओपीटी के अंदर यूपीएससी। तो यूपीएससी, योर सर्विस और योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विद द यूपीएससी। ओके डन। अपना ईमेल आईडी दे दो, फोन नंबर दे दो, मैसेज रिसीव करेंगे एसएमएस अलर्ट कि वो ट्रैक होता रहता है कि आपका रिक्वेस्ट आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है। नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड। अब देखें यहां पर लिखा है सिटीजनशिप, ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल आरटीआई रिक्वेस्ट। अभी देखो इफ यू से अदर तो मना ही कर देता है, तो ये पॉइंट ही क्यों है? अदर में आगे बढ़ नहीं देगा वो, तो इंडियन ही करना है। आप अगर आप बीपीएल को बिलोंग करते हैं तो अगर यस कर दो तो आपको डेटा देना पड़ेगा, और फिर आप यहां रिक्वेस्ट कर दे इंफॉर्मेशन के लिए, कोई फाइल अपलोड करना है कि इस फॉर्मेट में चाहिए तो बता दो, बाकी सिक्योरिटी कोड डालो और सबमिट कर दो। अगर आप बीपीएल को बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे आप जैसे अमीर लोग हैं, तो नो कर दें, फिर आपको यहां पर मेक पेमेंट करना पड़ेगा, 10 रुपए का अमाउंट आपको ऑनलाइन जो भी तरीका है वो दे करके आप कर दें सबमिट। इंफॉर्मेशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया सबमिट, अब गवर्नमेंट विल गिव यू इंफॉर्मेशन। आर वी क्लियर? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। हर स्टेट के लिए अपना एक सिस्टम है। लॉट ऑफ स्टेट्स हैव ऑनलाइन मैकेनिज्म्स, बहुतों का काम करता है, बहुतों का नहीं करता है। जैसे आप ही के स्टेट का देखें, यूपी आरटीआई ऑनलाइन होपफुली काम कर ही रहा होगा, अभी एक जजमेंट आई थी तो। RTI online .up. थोड़ा इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर भी वही सेम स्टोरी, सबमिट रिक्वेस्ट। यहां पर सीएम की फोटो है, वहां पीएम की नहीं थी, तो इन सब से आप लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट से यस अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डाल देंगे। फिर ये डालने के बाद ओटीपी आ जाएगा, अगर पहली बार में ना आए घबराना नहीं, आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पेज पर यू कैन फाइल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, जिस भी डिपार्टमेंट से पूछना है, जो भी सवाल पूछना है, एट योर ओन रिस्क प्लीज आस्क, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, डिड यू ऑब्जर्व वन थिंग हियर कि अगर आप देखें तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा था रीजन क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन, बिकॉज आरटीआई एक्ट कहता है कि रीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 आप लिखें कहीं पर, नॉट इन दिस, कहीं ऊपर लिख लें, इसके प्रोसेस वाले से ऊपर लिखें, सेक्शन 6(2) नो रीजन इज रिक्वायर्ड, नो रीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन, फॉर सीकिंग, SEEKING, सीकिंग इंफॉर्मेशन, कोई रीजन नहीं देना। देयर आर सम कंट्रीज दैट आस्क यू, पाकिस्तान में बताना पड़ता है क्यों चाहिए भाई इंफॉर्मेशन, जर्मनी बताना पड़ता है,
जापान, दीज आर कंट्रीज वेयर यू हैव टू, चाइना, क्यों पूछ रहे हैं सब क्वेश्चंस? तो वहां बताना पड़ता है। इंडिया में मोस्ट कंट्रीज डोंट आस्क यू भाई, ले लो, क्या पूछ रहे, कोई बात नहीं, जानो। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे विथ और ऐसे लिख लेते हैं इसको, फाइलिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, दिस इज स्टेप 1। कोई भी होनहार व्यक्ति रिक्वेस्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन के लिए। अब जब रिक्वेस्ट किया आपने इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो गया उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑफिसर होता है जिसको हम कहते हैं PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उस ऑफिसर का ही ये रोल है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप गए किसी बैंक में किसी मुंह फेंक दिए, बताओ क्लर्क, ऐसा नहीं। आप जब फाइल करेंगे तो दैट विल गो टू द डिपार्टमेंट ऑफ PIO, RTI डिपार्टमेंट होगा, जहां पर जो ऑफिसर बैठा है जिसको हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, सो इट गोज टू द PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और ऑफ कोर्स यहां पर एक फीस आपको देनी पड़ेगी। इट्स ईदर 10 रुपीज और 0 फॉर BPL। अब अच्छी बात क्या है कि PIO ने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि हाँ भाई क्या पूछ रहे थे, ये लो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, डन। आप मिल गया इंफॉर्मेशन, जो मर्जी करो। वो देखते हैं क्या नहीं पूछ सकते हैं, वो देखते हैं, वो आगे एक्सेप्शन देखते हैं। अभी पूछ लिया, लेकिन एक टाइम फ्रेम भी है कि PIO हैज टू रिस्पॉन्ड विद इन अ टाइम फ्रेम। वो क्या है? तो वो है विद इन 30 डेज, 30 वर्किंग डेज का टाइम होता है। क्लियर डेज मतलब सुबह से शाम, क्लियर डेज, वर्किंग डेज का टाइम होता है। उन 30 क्लियर डेज में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, घबराना नहीं है। अच्छा, अगर कई बार आपने इंफॉर्मेशन ऐसा पूछा है विच इंपैक्ट्स, विच अफेक्ट्स लाइफ और लिबर्टी, तब तो इंफॉर्मेशन सिर्फ 48 घंटों में दी जाएगी आपको, जस्ट 2 डेज। इफ लाइफ और लिबर्टी इज इन्वॉल्व, then 48 hours। एग्जाम्पल FIR कॉपीज वगैरह, या फिर कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पैंडेमिक इंफॉर्मेशन, वो आप तुरंत देना पड़ेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब ये सब तो तभी होगा ना जब इंफॉर्मेशन आ गया टाइमली, अगर नहीं आया तो, या जो इंफॉर्मेशन मिला है आपको वो आपको लग रहा है तो झूठी लग रहा है साफ, तो फिर क्या करें? तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। टू हुम? टू अ सीनियर इन द सेम डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में ये PIO है, उसी डिपार्टमेंट के एक सीनियर को कंप्लेन कर दो। सो यहां पर अगर इफ इंफॉर्मेशन इज डिलेड या रॉन्ग या फिर इट इज रिजेक्टेड, कि नहीं बताएंगे, जो मर्जी कर लो, ऐसा लिख दिया, ये आपका असेसमेंट होगा। इफ यू फील इट इज रॉन्ग,
तो ये आप बस ये कंप्लेंट है, इसीलिए तो कि इफ यू फील दैट दिस इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, रॉन्ग, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करें, तो आप कंप्लेन कर दें टू अ पर्सन कॉल्ड FAA। FAA क्या है? फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी। एपिलेट आता है फ्रॉम द वर्ड अपील, अपील करना है, तो ये है फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी, APPELLATE, एपिलेट अथॉरिटी। अच्छा, ये जो बंदा है ये इसी की डिपार्टमेंट का, उसी का बॉस है, ठीक है। और ये जो आपको कंप्लेन करना है वो करना होगा विदिन 30 days ऑफ डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आज आपने रिक्वेस्ट फाइल किया, आप 30 दिन तक वेट करो, आपको नहीं मिला इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपके पास 30 दिन और हैं, उन 30 डेज में आप कंप्लेन कर दो कि भाई इतने दिन हो गए इंफॉर्मेशन नहीं मिला। आर यू क्लियर? आज रिक्वेस्ट किया, वेट फॉर 30 डेज, 30 डेज खत्म हो गए, इंफॉर्मेशन नहीं आया, नाउ यू हैव एक्स्ट्रा 30 डेज, इन दैट स्मॉल विंडो यू कैन कंप्लेन कि आई एम येट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि 8 साल बाद हमने कहा भाई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी यार, 8 साल हो गए थे, मैं थोड़ा बाहर गया था, अब आया हूं लौट के, नहीं, देन इट्स टू लेट। ठीक। अब ये देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि FAA तो सेम डिपार्टमेंट में है, उसी का बॉस है। अगर मान लो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स एक साथ कोल्यूड करके कुछ इंफॉर्मेशन छिपाना चाहते हैं, ये क्यों ही इसको डांटेगा? तो अगर यहां पर भी आपको निराशा हाथ लगती है तो फिर आप आगे बढ़ जाएं और फिर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन कमीशन। ये इस लॉ के लिए बनाई गई बॉडी है। यहां पर आप कंप्लेन कर दें विदिन 90 डेज। तो लंबा टाइम है, आराम से। सेम अगर इन्फो रिजेक्ट हो गया, डिनाई हो गया, या आपको लगता है रॉन्ग है, कंप्लेन करते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेपरेट, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस लॉ के अंडर बनाई गई है टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ओनली। अब डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन। अच्छा, दो होते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन, एक है सेंट्रल लेवल का जिसको हम कहते हैं CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दूसरा है हर स्टेट में अपना होता है जिसको बोलेंगे SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो या तो आपका कंप्लेन CIC के पास है या SIC के पास। अब किसके पास जाएगा ये तो आप डिसाइड करें। अगर मान ले आप यूपी गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं तो इट विल गो टू SIC। अगर आप सेंटर से कुछ पूछ रहे थे और वहां के ऑफिसर ने रिजेक्ट किया है, इट गोज टू CIC। और CIC और SIC दोनों के पास अथॉरिटी होती है कि ये जो PIO है डायरेक्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर ये जो है डांटेंगे, चलो प्रोवाइड करो इंफॉर्मेशन। या फिर अगर CIC को लगता है नहीं नहीं रिजेक्ट किया है, सही किया है, ये पूछ रहे थे कि भाई राहुल गांधी कल रात में क्या खाना खाया, तो ये नहीं देना, तो फिर ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लो CIC को लगता है कि PIO ने डेलिबरेटली कुछ गड़बड़ कर रखी है, ही कैन डायरेक्ट हिम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, और नहीं करते हो तो फाइन भी लगाएंगे। ठीक है, 250 रुपीज पर डे का डिले, मैक्सिमम 25,000 रुपए का फाइन लग सकता है, प्लस फाइन कैन बी imposed
मैक्सिमम 25,000। और CIC SIC ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फाइन है वो उस डिपार्टमेंट के अकाउंट से नहीं आएगा, उस ऑफिसर के पर्सनल अकाउंट से आएगा। तो इन भाई साहब को 25,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। महीने में 4 कंप्लेन हो गई तो सैलरी गई फाइन में। दैट इज वाई PIO की जॉब की बहुत अच्छी जॉब नहीं है। अगर आपको मिल गया वो काम करने के लिए डिपार्टमेंट में, तो फिर बेकार ही है जिंदगी। आर यू क्लियर? अब फाइन्स कितना इंपोज होते हैं हम देखेंगे बाद में। दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। ज्यादा फाइन्स इंपोज नहीं होते हैं, कई बार काफी इनोवेटिव फाइन्स लगते हैं। जैसे आप ही के स्टेट में आई थिंक लास्ट 2023 लास्ट ईयर ही हुआ था ये शायद, जहां पर इंफॉर्मेशन रिजेक्ट करने के कारण एक PIO को फाइन दिया गया था कि यू हैव टू, ऑफ कोर्स द फाइन वाज 25,000 रुपीज बिकॉज डिले काफी हो गया था। तो उनको बोला गया कि भाई जो मिड डे मील है स्कीम आपके एरिया में जो चल रहा है उसमें जाओ और बच्चों को टॉफी चॉकलेट खिलाओ 25,000 रुपए तक का। तो बच्चों की पार्टी हो गई भाई अगले 3-4 हफ्ते तक। वो जाते थे और बच्चों को चॉकलेट बिस्किट खिलाया करते थे फॉर नेक्स्ट 3-4 वीक्स अपने पैसों से, 25,000 रुपए से। ठीक, तो ये भी पनिशमेंट था, यूनिक पनिशमेंट। तो नॉर्मली ये सब पनिशमेंट दिए जाते हैं 5, 10, 15, 20,000 रुपए, मैक्सिमम 25,000। उसके बियॉन्ड फिर ज्यादा करोगे तो फिर परेशानी होंगे लोग, फिर ये तो 1 लाख का फाइन ही हो गया तो नहीं। सो ये एक चेक है so that the PIOs who are government employees only, PIO कोई अलग से पोस्ट नहीं है, अलग से हायरिंग नहीं होती इसकी कि एग्जाम आया है PIO के लिए, नहीं, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही हैं। उनमें से जिसका रिलेशन अपने बॉस से खराब है उसको बना दी PIO। अब यही काम करेगा, दिन भर सवेरे आओ, लग जाओ, इंफॉर्मेशन पढ़ो, ढूंढो फाइल से, निकालो और दो, ये काम चल रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एक चेक भी है कि अगर PIO इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो ये। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बड़े डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स यू विल फाइंड दैट देयर इज एन एडिशनल PIO, इनका एक जूनियर स्टाफ भी होता है, इनके साथ होता है, APIO कहते हैं उसको। हर डिपार्टमेंट नहीं होता है पर आजकल तो होने लगा है बिकॉज काम काफी ज्यादा है। पर APIO इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का काम PIO का है, तो सारे कंप्लेंट्स इसके पास ही आएंगे। ठीक, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इशू है। देखो अभी वी स्टार्टेड लुकिंग एट UPSC, राइट? जब हमने सर्च किया तो ड्रॉप डाउन UPSC कहीं था नहीं। सो यू मे फील कैसे फाइल करें RTI, कर ही नहीं सकते शायद, ये पॉसिबल है आपके लिए सोचना। तो इस केस में इफ यू डोंट नो, या आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया पर किसी गलत डिपार्टमेंट से पूछ लिया, जैसे लेट्स सी आपको लगता है कि CBI से कुछ सवाल पूछना है, अज्यूम करते हैं, और आपको लगता है कि CBI तो लगता है होम मिनिस्ट्री में होगी शायद, आपने MHA को रिक्वेस्ट कर दिया इंफॉर्मेशन के लिए, बताइए कि पिछले 10 सालों में CBI ने कितने करप्शन केसेस को फाइनलाइज किया है। प्रॉब्लम ये हो गया कि CBI इज नॉट अंडर होम मिनिस्ट्री, तो आपने गलत मिनिस्ट्री से सवाल पूछ लिया, अब क्या करें? जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री को आपको वापस दे देना चाहिए कि भाई ले जाओ, गलत क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, जिस भी PIO को ये मिला है, ये उस PIO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही मिनिस्ट्री में इसको भेजे। ठीक है, आप कहीं भी फाइल कर दो, जानबूझ के गलत फाइल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक थोड़ा सा उसमें चेंज है कि एक्स्ट्रा 5 डेज का टाइम लेंगे। सो जो 30 डेज है ये 35 डेज, ये 35 डेज हो जाएगा बस। तो द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉट यू। ठीक है, नीचे एक स्टार मार्क करके आप एक लाइन लिख लें, आई डिक्टेट इट, प्लीज राइट। The responsibility of transferring misdirected requests, the responsibility of transferring misdirected requests lies with the PIOs, public information officers,
PIOs और लिख ले ब्रैकेट में एक्स्ट्रा 5 days टू बी गिवन, एक्स्ट्रा 5 days टू बी गिवन। वो एक थोड़ा सा 5 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। आर यू क्लियर? दिस इज अ प्रोसीजर टू गेट इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं भी ये जो बॉडी है इंफॉर्मेशन कमीशन ये कैसे फॉर्म होती है। ये वो पहले फोटो हुआ करता था, अब फोटो नहीं है। और कुछ बेसिक चीज जैसे जो पब्लिक अथॉरिटीज उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लॉ कहता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं दे मस्ट बी प्रॉपरली कैटलॉग्ड, उनको कैटलॉग बना कर रखो अच्छे से, इंडेक्स करो, कंप्यूटराइज करो सबको। बिकॉज देखिए इफ यू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अगर वो कंप्यूटर में है तो काफी जल्दी आप रिसीव कर सकते हैं। अगर वो फाइल्स में स्टोर्ड है तो फिर उस पीआईओ को पर्सनली जाना पड़ेगा, उस फाइल में देखना होगा, ढूंढना पड़ेगा। और आपको पता ही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट, जब भी घुसे गवर्नमेंट ऑफिस में तो पहले आपको फाइल्स दिखती हैं, फाइल्स ही फाइल्स, गोडाउन फुल ऑफ फाइल्स, डस्ट, टर्माइट, कॉबवेब्स, लिजर्ड, स्नेक, डायनासोर, कुछ भी मिल सकता है वहां। तो द पॉइंट इज कि वो डेंजरस प्लेसेस हैं। एस्मा का पेशेंट तो ऐसे ही मर जाए वहां पे धूल से। तो वहां जो फाइल्स रखी हुई, और सी दिस हैपेंस, कई बार हिलेरियस रीजंस होते हैं रिजेक्ट करने के इंफॉर्मेशन कि द फाइल वाज डिस्ट्रॉयड, टर्माइट्स एट द फाइल। आपने क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, फाइल ही नहीं है, क्यों? टर्माइट्स खा गए, दीमक खा गए फाइल। आई हैव सीन अ रिस्पॉन्स, रैट्स एट द फाइल, हेंस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। अब इससे आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करें, अब चूहे ही खा गए फाइल। तो इसीलिए कंप्यूटराइज करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, ये लाइन लिख दिया विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम। बस वही सवाल है कि विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, तो वो रीजनेबल कभी नहीं होता। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑनलाइन हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट अभी भी लेथार्जिक है। सो ये वर्ड अगर 10 साल या 15 साल होता शायद तो चीजें थोड़ी बेहतर होती। ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, बट यस स्टिल जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं दे शुड कंप्यूटराइज ऑल द रिकॉर्ड्स। अभी इसके लिए उन लोगों ने हायर तो कर लिए थे, बहुत सारे स्टेट्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हायर हो जाते हैं, जिनका काम क्या होता है आओ और डेटा एंट्री करते रहो फाइल्स। वो एक्सपर्ट तो होते नहीं है, बिकॉज वहां पर हायरिंग कैसे हो रही है, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म चल रहा है वहां पे, कोई चेक तो कर नहीं रहा उस चीज को, जो खासे कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। तो वो आते हैं, बस फाइल टाइप किया, डेटा सारा डाल दिया कंप्यूटर में, वो इधर उधर है, इंडेक्स अच्छे से है नहीं, बस, और फाइल डिस्ट्रॉय हो गया। अब डेटा है तो कहाँ है पता नहीं, कौन से फोल्डर में, कौन से फाइल में, जैसे आपका पीसी पर्सनल, कहाँ है डेटा, कहाँ स्टोर किया था वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर एग्जाम, मिल ही नहीं रहा। वही चीज है। दूसरा, organizations are required to mandatorily publish basic information। 16 different types of information हर डिपार्टमेंट को पब्लिश करना होता है अपने वेबसाइट पे, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे नेम्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स जो भी काम करते हैं वहां पे, वो क्या क्या काम करते हैं, उनका फोन नंबर, फैक्स जो भी है, ईमेल आईडी, सब पब्लिश करना होता है खुद से ही। ये हमें पूछना नहीं पड़ना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट कितने ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है टू फर्निश दिस इंफॉर्मेशन। सो बहुत सारी चीजें आपको तो खुद से करनी पड़ेंगी एज अ डिपार्टमेंट। और ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिस मस्ट अपॉइंट क्या, पीआईओ। यही वो प्राणी है जिसको सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और पनिशमेंट भी झेलता है बेचारा। और misdirected requests must be transferred to the correct department within 5 days of receiving the application। ये भी देख लिया हमने। अब आते हैं द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसी लॉ में बनी ये बॉडी है, सेक्शन 12 चैप्टर 3 ऑफ दिस लॉ। ठीक है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट तो है नहीं बट स्टिल। सो द सीआईसी कंप्राइजेस ऑफ अ चीफ। तो एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उसके साथ हो सकते हैं मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। सो दिस कैन बी मैक्सिमम 11 मेंबर बॉडी हो सकती है। अभी कितने हैं? 3 ही है। वैकेंसी 8 सीट्स आर वेकेंट।
और ऐसा नहीं कि सारा काम हो रखा है, पेंडिंग केसेस पड़े हैं लेकिन वैकेंसी है। और कई बार तो यहां भी वैकेंसी रही है, चीफ ही नहीं है। देखिए ये बॉडी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो पीआईओ ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आप कंप्लेन कहां करेंगे? सीआईसी एसआईसी को। और अगर वही वहां बॉडी में कोई आदमी नहीं है तो क्या किसे कंप्लेन करेंगे? ये एक प्रॉब्लम। बट एनीवे, तो अभी हीरालाल समरिया इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी दो लोग हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? एक कमिटी करती है। ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, बट on the advice of a committee comprising of the prime minister, LOP लोकसभा, और तीसरा कौन है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि कौन चूज करेगा? पीएम चूज करेगा। बेस्ट फ्रेंड को चूज कर लिया। अब वो दो लोग और तीसरा एलओपी लड़ रहा है। अभी तो एलओपी को हर चीज अपोज ही करना है, राइट? वी हैव अ बडिंग स्टार एलओपी। अभी तो फाइनली वी हैव अ स्टार एलओपी who travels to various countries, यहाँ वहां घूमते हैं, बुराइयां करते हैं, तारीफ तो शायद ही की होगी कभी, पर कोई बात नहीं। तो वो एलओपी है। बट यहां होने का फायदा ही क्या है? ये एक कमिटी है जो मेजॉरिटी डिसीजन से काम करेगी। ये दो एक साथ ही रहेंगे, पुराने दोस्त हैं, और ये तो अपोजिशन में ही है, तो इनका कोई पर्पस ही नहीं है। अगर इस कमिटी में तीसरा कोई और न्यूट्रल व्यक्ति होता शायद तो बेहतर होता। तो ये नॉन न्यूट्रल कमिटी है, ये गवर्नमेंट फेवर्ड ही अपॉइंटमेंट होगी हमेशा। देन क्वालिफिकेशन क्या है? तो बहुत ही यूनिक क्वालिफिकेशन है। मेंबर्स शैल बी पर्संस ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में काफी एमिनेंट, महान लोग हों। अभी महानता कौन चेक करेगा? पीएम एंड मिनिस्टर, जिनके पास हो वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, गवर्नेंस, इतना सारा वाइड नॉलेज इन एवरीथिंग एंड मास्टर ऑफ नथिंग। कौन है? आईएएस ऑफिसर। ये आप ही की पोस्ट है। एक रिटायरमेंट के बाद एक और अपॉर्चुनिटी है कि 60 के बाद 5 साल और, अब तो 3 साल और मजे कीजिए। तो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड दैट अब तक एटलीस्ट इन सीआईसी, बिकॉज एसआईसी का डेटा मिलता नहीं हमें, स्टेट्स देते नहीं डेटा, उनके पास खुद ही नहीं डेटा, क्या करेंगे वो। तो सीआईसी में अब तक 84% ऑफ ऑल द आईसीज, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो भी अपॉइंट हुए हैं ना, वो सब रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स रहे हैं, ठीक। और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, 65% of them have been IAS officer, not IFS और IPS, IAS. So ये तो पोस्ट एकदम टेलर मेड है फॉर यू इफ यू बिकम IAS। इंडियन पोस्ट सर्विस में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। आज का मोटिवेशन यही है, मोटिवेशन आफ्टर मोटिवेशन। पहला ये कि भाई फ्यूचर का भी पोस्ट है यहां पर खुला हुआ। एंड दे शैल नॉट बी एन MP, MLA, MLC और होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो स्टैंडर्ड है इनका। कंडीशन ऑफ सर्विस, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर RTI एक्ट 2019, देखिए गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग जो बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं आजकल लोग, और ये पीआईओ जो है वो अगर रिजेक्ट कर, देखो पीआईओ क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको कह दिया मिनिस्टर ने ये जवाब नहीं देना है, वो रिजेक्ट कर देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो कंप्लेन कहां हो जाएगा? इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो डायरेक्ट करेगी पीआईओ जवाब दो, देना पड़ेगा। तो रियल प्रॉब्लम था ये इंफॉर्मेशन कमीशन, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सैलरी और टेन्योर। सो पहले क्या था कि इनका टेन्योर was fixed earlier 5 years। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फिक्स क्यों रहेगा? फिक्स रहेगा और ये अगर हमें परेशान कर रहा है इंफॉर्मेशन निकलवा के हमसे, तो इसको हटा ही नहीं सकते। सो गवर्नमेंट ने RTA एक्ट को अमेंड कर दिया और कहा इसका टेन्योर हम डिसाइड करेंगे। अगर ज्यादा हरास किया तो 1 डे का टेन्योर है, नहीं तो ठीक है। सो करेंटली अभी जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, इट्स 3 years।
और इनको कभी भी चेंज कर सकते हैं। कौन चेंज कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन चेंज दीज। 3 का 1 कर दिया, 3 का 20 कर दिया, कोई बढ़िया मिल गया कि कुछ पता ही नहीं है, 20 साल यही रहेगा हमेशा। दैट्स ऑल्सो देयर। रिटायरमेंट एज तो फिक्स है 65 पे, और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार हो गए तो दोबारा अगर रिटायर हो गए फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते। आर यू क्लियर? टेन्योर कितना भी लंबा हो, वंस यू रिटायर फ्रॉम दिस पोस्ट यू कैनॉट बी रीअपॉइंटेड टू द सेम पोस्ट। वो नहीं होगा। ये क्लियर है चीज? नो रीअपॉइंटमेंट। और एक और चीज थी, अर्लियर देयर सैलरी वाज सेम एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Earlier, same as Chief Election Commissioner and Election Commissioners. I hope you are aware that CEC and ECs, उनकी सैलरी क्या होती है? Their salary is same as Supreme Court judge. जिसकी सैलरी फिक्स्ड है, गवर्नमेंट मॉडिफाई नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या किया गवर्नमेंट ने? सैलरी अलाउंसेस को प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो करेंटली CIC same as the secretary and ICs same as additional secretaries. सेक्रेटरी कौन होता है? टॉप मोस्ट IAS ऑफिसर इन एनी डिपार्टमेंट इज अ सेक्रेटरी। 5 लेवल्स होते हैं ऑफिसर्स के। सबसे नीचे कौन है? अंडर सेक्रेटरी। जब आप कंफर्म होंगे तो यू विल फाइनली बिकम एन अंडर सेक्रेटरी। प्रमोशन के बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी। हर मिनिस्ट्री में यही सिलसिला है। और इन सबका बॉस है कैबिनेट सेक्रेटरी। ही इज अ सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर। अब आप देखिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको आप ट्रीट कर रहे हैं एज अ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज एन IAS ऑफिसर, तो यू कंट्रोल हिम कंप्लीटली। भाई ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना, इनको तो हमें इंडिपेंडेंट रखना चाहिए था, पर वैसा नहीं। इनकी सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशंस, अलाउंसेस, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जहां आपने परेशान किया गवर्नमेंट को, गिव मोर इंफॉर्मेशन, छुट्टी कैंसिल, कहीं नहीं जाएगा ये, पासपोर्ट कैंसिल। तो इससे तो जो इंडिपेंडेंट कमीशन था उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो गई, सैडली। यस और नो? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। कुछ साल पहले मोदी जी ने एक स्पीच में बोला था कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए एक फ्लरिशिंग RTI का होना बहुत जरूरी है, ऐसा बोला था, पर ऐसा किया नहीं। और ब्यूटी देखें कि इसमें सभी को मजा आया, सारे पार्टीज एक हो गई। ये हर पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं स्टेट में है जो सफर कर रही है इस चीज से कि भाई ऐसा क्यों। तो यहां सबको मजा आ रहा है, हाँ भाई ये हमने सबको हरास कर दी। अब जहां सवाल पूछे टेढ़े में कि भाई इंफॉर्मेशन दो, सैलरी इस बार नहीं आएगी फिर। दिस इज अ बिग चैलेंज। एनीवे, अब है रिमूवल। तो आई थिंक अगर इफ यू वुड रिमेंबर, रिमूवल का 2 तरीका होता है फॉर टॉप ऑफिशियल्स इन अ कंट्री, जजेस वगैरह सभी के लिए। एक तरीका होता है पार्लियामेंट्री वोटिंग का, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट जजेस को जब रिमूव करते हैं तो वोटिंग से रिमूव करते हैं, याद है? स्पेशल मेजॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट जजेस को, हाई कोर्ट जजेस को, CAG को, CEC को। दूसरा तरीका है ये क्या तरीका है? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। तो अगर किसी मेंबर के खिलाफ कुछ कंप्लेंट मिलती है मिसबिहेवियर की या इनकैपेसिटी की, तो प्रेसिडेंट विल आस्क द सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करो, क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी करता है खुद से। इट विल गिव अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट कि सर ये मिला हमें, ये इंसान तो गड़बड़ लग रहा है। इफ द सुप्रीम कोर्ट सेज यस द कंप्लेंट इज करेक्ट, देन द पर्सन इज रिमूव्ड। इफ सुप्रीम कोर्ट सेज नो, सब झूठे कंप्लेंट्स हैं, द पर्सन इज नॉट रिमूव्ड। सो एक्चुअली गवर्नमेंट इनको रिमूव नहीं कर सकती इजीली।
वो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो पावर, दैट्स अ प्रॉब्लम। तभी तो ये सब चेंज करना पड़ा। अगर रिमूव इजीली कर पाते तो दिक्कत ही क्या थी? क्योंकि जब लॉ बनाया तो जोश बना तो दिया बहुत बढ़िया लॉ कि रिमूव भी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगा। अब पछता रहे थे सभी लोग, भाई तो परेशान कर रहे हैं लोग हमें, राइट? तो इसीलिए रिमूवल ऐसा है। रीजन क्या होंगे? वही सब, एडजस्ट इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट क्या होता है? बैंकरप्ट, कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, मोरालिटी बेस्ड ऑफेंस हो गया। वो क्या है? जो ये सब देखते रहते हैं आप, सारी चीजें हैं कि भाई, आई थिंक आई सेड दिस स्टोरी एज वेल, मॉरल टर्पिट्यूड का, दैट वेरी फेमस आईएएस ऑफिसर फ्रॉम गुजरात, याद है? कहानी सुनाई होगी शायद। और जिसने, जब वो बन गया था मिशन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ मिशन, देन आई थिंक 13-14 पीपल केम फॉरवर्ड कि उसने सभी को वादा किया था शादी करने का। हाँ, तो वह इसे कहते हैं मॉरल टर्पिट्यूड, कि ये इमोरल बिहेवियर है ये, ठीक है? तो देखिए, वैसे तो आपको अपने लाइफ में जो भी करना है करो, बट इफ यू आर अ सिविल सर्वेंट, ये सब अच्छा नहीं लगता, स्पेशली आफ्टर स्टडिंग एथिक्स, और भी अच्छा नहीं लगता, ठीक? एथिक्स पढ़ने के बाद ये सब काम करना गलत होगा। तो वादा करें, एक ही से करें, 2-3 नहीं, एक ही से करें, मतलब एक ही से, तो बेहतर वही होगा। एनीवे, सो मॉरल टर्पिट्यूड, इमोरलिटी, इनफर्मिटी ऑफ माइंड, अगर वो पागल हो गया बिल्कुल ही, ऑफ कोर्स। Unacademy. Let's crack it.